नमस्कार। वी मेक टीचर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग, यानी शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो आज मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ अपने टॉपिक को लेके। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या जो अभी इस चैनल को देख रहे हैं वो फटाफट से हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं बिना रुके हुए। तो शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षण के 3 आधार। अब शिक्षण के 3 आधार में क्या क्या पढ़ना है, चलिए हम इसको डील करते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और नोट डाउन भी करते जाइए। शिक्षण के 3 आधार। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है। देखिए, 3 प्रश्न के आधार पर तय किया जा सकता है और वो 3 प्रश्न क्या हैं? वो 3 प्रश्न हैं क्यों, कैसे और क्या। वो 3 प्रश्न क्या हैं? क्यों, कैसे और क्या। तो देखिए, क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हमको कोई काम करने कहता है तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? क्यों क्यों। तो क्यों का उत्तर क्या आता है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह जो है दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाज शास्त्र द्वारा। ये हमेशा याद रखिएगा। क्यों का उत्तर जो है वो दर्शन शास्त्र के द्वारा, कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाज शास्त्र द्वारा, ठीक है। इसलिए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है, ठीक है। क्लियर? शिक्षा का मूल आधार क्या होगा? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। अब हमारा दूसरा पॉइंट है शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं में आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। अब आदर्शवाद में क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है। क्या है? अत्यंत प्राचीनवाद, मतलब सबसे पहले जो सिद्धांत था पुराने समय में उसको आदर्शवाद के रूप में ही घोषित किया गया था। आदर्शवाद का प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, ठीक है। अरस्तु महोदय ने क्या कहा था कि शिक्षा जो व्यक्ति को मिलेगा तो व्यक्ति को वो शिष्टाचार सिखाएगा, उसको उसके अंदर जो है वो सद्गुण आएंगे, दुर्गुण उससे दूर हटेंगे, वो खुद को एक कुशल नागरिक बनाने में सफल होगा, ठीक है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। क्या है? मानवता के लिए आवश्यक। ये किसका कथन था? तो ये अरस्तु का कथन था। आप लोग फिर से सुन लीजिए एक बार कि अरस्तु महोदय ने क्या कहा था। अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है, ठीक। आदर्शवाद नैतिक मूल्य से हमारा तात्पर्य मॉरल वैल्यूज हो गया, ठीक है। आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन, हमको मतलब अपने आप में क्या अनुभव हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन। व्यक्तित्व के उन्नयन यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्या क्या होता है इसमें फिर से देख लीजिए। मॉरल वैल्यू, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस सब पर क्या होता है? आदर्शवाद जो है वो बल देता है, ठीक है। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, संक्षेप शब्दों में कहें तो इसको हम लोग कहेंगे सत्यम। सत्यम यानी कि ट्रुथ, शिवम गुडनेस और सुंदरम की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है, ठीक है। आदर्शवाद की क्या सब आत्मा है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये तीनों जो है वो आदर्शवाद की आत्मा है, ठीक है। इनके बिना आदर्शवाद जो है वो नहीं टिक सकेगा या नहीं चल सकेगा, अपनी पहचान नहीं कायम कर सकेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं
कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं। अब देखिए, अब हर चीज़ में निगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो अगर हम आदर्शवाद को शिक्षा का जो है वो अवधारणा मान लेंगे तो ये पूर्णतया सही नहीं हो, क्योंकि इसमें भी कमियां रही हैं। तो इसमें क्या क्या कमियां रही हैं ये देखिए। इसमें जो है अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना जो है इसकी मुख्य कमियां रही हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा पॉइंट है वो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है, प्रकृतिवाद को हम पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद में क्या क्या कहा गया है। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसमें क्या किया है, पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है और शिक्षक को, प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। किसमें, प्रकृतिवाद में। ध्यान रखिएगा, बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ कि बच्चा यदि वृक्ष पे चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने देना चाहिए। ठीक है, ताकि गिरने से उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तो अब दूसरी बार से बच्चा क्या करेगा, वृक्ष पे चढ़ने से पहले सोचेगा कि चलो हम तो गिरे थे उस बार, तो हमको नहीं चढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चा खुद ब खुद सीखेगा, यानी वो करके सीखेगा। उसको खुद ब खुद करने के बाद उसका नॉलेज होगा, उसका ज्ञान होगा। ठीक है, तो बच्चा जो काम करना चाहता है उसको पहले थोड़ा देर के लिए करने दे देना चाहिए। बार बार टोकने से वो जिद्दी बनता है। ठीक, यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। ये क्या है, एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित, यानी जो स्टूडेंट है उसको सेंटर पे रखा जाता है, उसको केंद्र बिंदु पे रखा जाता है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। शिक्षक का क्या कार्य है, छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। अब देखिए, इसमें जो है निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। अब निषेधात्मक शिक्षा क्या होता है, इस पे गौर कीजिए थोड़ा। निषेधात्मक शिक्षा यानी कि कुसंगति, उसको चोरी से दूर रखना है, झूठ बोलने से दूर रखना है, गलत काम करने से रोकना है, और उसको क्या है, हमेशा सत्य की ओर ले जाना है। यानी जितना भी निगेटिव काम है उससे उसको दूर रखना है। ठीक है, तो लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो है निगेटिविटी को भी सम्मिलित किया जाता है, ताकि बच्चा निगेटिव से सीख के ही पॉजिटिव बन सके। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। ठीक, क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कर के सीखना, इस पे सबसे अधिक जोर दिया जाता है, कर के सीखना। आप जो है रट्टूमल विद्यार्थी नहीं बनो, आप कर के सीखो। आपने जो चीज़ जाना है, जो नॉलेज गेन किया है, उसको जो है करो, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट होता है, तभी आप जो है उसकी पुष्टि करो कि हाँ ये सही है। इसलिए लर्निंग बाय डूइंग जो है इस पे अधिक जोर दिया गया है। किसमें, नेचुरलिज्म में, प्रकृतिवाद में। इसको ध्यान रखिएगा। इंद्रियों द्वारा शिक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, आपका इंद्रियों द्वारा भी शिक्षण। इंद्रियां क्या हो गया, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, हाथ पैर, जितना भी आपके शरीर का अंग है उसके द्वारा आपको शिक्षण दिया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद क्रीड़ा यानी कि प्ले वे, खेल, ह्यूरिस्टिक, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। तो अब जितना भी प्रकृतिवाद में मैंने आपको पढ़ाया है ये सब किसके द्वारा प्रस्तावित है, ये सब जो है डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित है। इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछता है, एक ना एक डाल्टन वाला से क्वेश्चन आता ही है हर बार। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा पॉइंट है प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रयोजनवाद तो सभी जानते हैं, जॉन डीवी हैं इसके प्रवर्तक। तो चलिए प्रयोजनवाद में क्या क्या जॉन डीवी जी ने कहा हम पढ़ते हैं। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है। ठीक है, जॉन डीवी को ही इसका जो है प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया है, ये भी आप लोग स्मरण में रखिएगा। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, क्रियाशीलता और व्यवहारिकता, वही करके सीखना है, और उसका जो क्या बिहेवियर है इस पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई है प्रयोजनवाद में। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप लोग को।
इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, प्रयोगवाद किसको कहा गया है? तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा गया है। ठीक, प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं, अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। ठीक है, अनुभव यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, आपको क्या अनुभव हुआ है उसी के आधार पर जो है आपको अपने ज्ञान की पुष्टि करना है। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ। एक्टिविटी स्कूल सिस्टम जो है इसी के आधार पर स्टार्ट हुआ है। किसके आधार पर? प्रयोजनवाद के आधार पर। ठीक, अब हमारा अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद। अब देखिए ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अस्तित्ववाद को। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड हैं। ठीक है, जिनका यह कहना है मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है। इसके राइटर का भी नाम याद रखिएगा, राइटर का भी नाम पूछता है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। अब देखिए, अब किर्कगार्ड क्या करते हैं, कहते हैं कि जो भाई हमेशा तुम अपने आप पर विश्वास रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम पहाड़ पर आसानी से चढ़ जाओगे, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो तुम कहोगे बा बहुत ऊंचाई, तो कभी चढ़िए नहीं पाएंगे। समझे? इसीलिए हमेशा याद रखना है कि हम ये काम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। यही अस्तित्ववाद में कहा है। बाकी डिटेल में अभी आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो चलिए, इसमें जो है व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, व्यक्तिवाद पर सबसे अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। ठीक है, अस्तित्ववाद का क्या मूल मंत्र है? अपने आप को जानो, पहचानो और खुद पे कोई डिसीजन लो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। ठीक है, ये किसका कर्तव्य बनता है? तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है। ठीक, चलिए अस्तित्ववाद भी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो छठा पॉइंट है वो होगा योग, और ये जो है लास्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण से संबंधित अवधारणा का। लग रहा है थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर आप लोग घबराइए नहीं, ध्यान से पेशेंस से सुनिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर समझ जाइएगा तो क्वेश्चन यूँ बन जाएगा, रटने मारने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हम लोग को समझना है। चलिए, तो हमारा पॉइंट हो गया छठा नंबर, योग। योग क्या है? अब देखिए, योग तो सभी जानते हैं, प्राणायाम करते हैं हम लोग, अनुलोम विलोम करते हैं। वो भी ऐसा समय में सबको बोलता है कि भाई आप लोग अनुलोम विलोम कीजिए, तो वही योग है। चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन के कितने रूप हैं? 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ठीक, ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। किसको रचयिता माना जाता है? तो ऋषि पतंजलि को। चलिए, आपका जीके का क्वेश्चन भी निकल रहा है इससे, वो भी हो जाएगा। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। योग से हम क्या कर सकते हैं? मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अगर योग कभी नहीं किए हैं तो एक बार जरूर ध्यान लगा के देखिएगा, आपका मन जो है आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। ये जो बोल रहा है कि सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, हम आपको एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहे हैं, माथा भारी होगा। ये क्या है? मन को नियंत्रित करता है। मन के साथ साथ आपका तन भी जो है स्वस्थ बनता है। अब चलिए इसका घटक जानते हैं। इसके जो हैं 8 घटक हैं। ठीक है, यम या आत्मनियंत्रण, जिसको हम लोग सेल्फ कंट्रोल बोलेंगे, नियम ऑब्जर्वेंस, आसन पोस्चर्स, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, प्रत्याहार रेस्ट्रेंट, धारणा माइंड स्टडी, ध्यान कंसंट्रेशन, और समाधि मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन भी बहुत अहम होता है आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने में, दिमाग को एकाग्र करने में, ध्यान एकाग्र करने में। ठीक,
योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है, ठीक है, एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अब योग के इन घटकों का अनुसरण करके ही हम लोग क्या करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स मैंने अभी आपको डील करके बताया है और कुछ कुछ छोटा मोटा जो है जीवनोपयोगी उदाहरण देके समझाया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, अपने सुझाव भी कमेंट करके बताइए, क्या इसमें त्रुटि है, क्या सही है और क्या कितना बेहतर हम इसको कर सकते हैं, वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लग रहा है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, पर आप लोग पूरा देखिएगा, मन से देखिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाइए। तो चलिए, जाते जाते मैं फिर से आप लोग को बोल दूंगी, बीच में मैं एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं की हूँ, लास्ट में ही कह रही हूँ कि जो नए हैं उसको प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू।